और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बूंदी रेप मामले में नाबालिग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग की मौत के बाद भी रेप की गई है। नाबालिग के शरीर पर 30 चोट के निशान पाए गए हैं। ऑफिसर स्कीम में केस को शामिल कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभिभाषक परिषद आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। तो अभिभाषक परिषद ने आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर बूंदी से आपको बता दें, रेप मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तलाशी ली गई, उसके अंदर हमें आखिर में सफलता मिली और एक अंडरवियर जो था लड़के का था किसी का, वो हमें मिला। फिर उसको हमने इस वारदात में जोड़ने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि ये यहाँ इसी गांव में किसी का है। तो डॉग स्क्वाड की मदद से और एक एक घर की वहाँ टपरी और जो घर थे उन पर हमने तलाशी ली। तो एक लड़का संदिग्ध मिला, उसका नाम सुल्तान था। फिर उससे हमने पूछताछ करी, पता करा तो वो इस वारदात में शामिल होना उसका पाया गया और ये अंडरवियर भी उसी का ही मिला। काला कुआ ग्राम में बसोली थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म किया गया, ऐसे दरिंदों के खिलाफ अभिभाषक परिषद कड़ी निंदा करती है तथा अभिभाषक परिषद यह भी निर्णय लेती है कि ऐसे कुख्यात मुलजिमों को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा से कम ना मिले। जैसा कि जो बसोली थाना क्षेत्र के कालाकुआ गांव में 23 दिसंबर को घटना घटी थी, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए ये जो घटना के 12 घंटे बाद में जो 2 आरोपी सहित एक नाबालिग को निरुद्ध कर लिया, जिसके बाद में पुलिस द्वारा जो इसको मामले को केस स्कीम में शामिल किया गया है, ताकि जो इसके लिए जो पुलिस के जो अधिकारी जो न्यायालय में अलग से जो केस को मजबूत करने के लिए जो घटना क्रम से जुड़े हुए तथ्य उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही जो अभिभाषक परिषद ने फैसला किया है कि आरोपी पक्ष की द्वारा पैरवी नहीं की जाएगी। जी चैन सिंह, जैसा कि जो मामला है वो बेहद संगीन है, मौत के बाद भी उसके साथ रेप किया गया, तो इस मामले में तेजी से काम हो, इसको लेकर कोई एक्शन लिया गया है फिलहाल? जैसा कि जो पुलिस अधीक्षक जय यादव से बात हुई, इस मामले को पूरे को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया है। इसके लिए एक अलग से ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो न्यायालय में जो भी तथ्य है वो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह खुलासा हुआ है कि जो बालिका को जो मौत के बाद में ये दरिंदों द्वारा जो उसको शव को नोचा गया, उसके साथ जो रेप किया गया और इसके साथ ही जो बालिका के जो प्राइवेट पार्ट सहित जो पूरे शरीर पे 30 चोटों के निशान आए हैं। जी चैन सिंह, बिल्कुल ये बेहद निर्मम वारदात है। क्या पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई बयान सामने आए हैं, कोई मांग की गई है परिवार की ओर से? जैसा कि जो पीड़ित परिवार के संबंध जो मिली की जो पीड़ित परिवार जो उसका मौसा है बालिका का, जो आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और ऐसे में अभिभाषक परिषद द्वारा जो आरोपी की पैरवी नहीं की जाने का फैसला लिए जाने से ये उम्मीद जगी है कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होगी। जी चैन सिंह, चलिए ठीक है, पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए आरोपियों को। पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आए हैं? पुलिस की ओर से जो जैसे कि जो पुलिस अधीक्षक जय यादव का कहना है कि इसको पूरे मामले को पुलिस केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया है जो न्यायालय में इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी साक्ष्य तथ्य है वो उपलब्ध कराएंगे, जिसके चलते जो जल्द से जल्द फैसला होगा और आरोपियों को सख्त सजा हो पाएगी। जी बिल्कुल, और सख्त सजा देने की जरूरत भी है ताकि आगे ऐसे वारदात ना हो पाए। बहुत शुक्रिया चैन सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। भरतपुर से खबर है जहां पर महिला से दरिंदगी की गई है। महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, हथियार के दम पर महिला के साथ बलात्कार किया गया है। तो आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाया है। घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। तो कामां थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। तो बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। एक
महिला ने रामकिशन पुत्र नन्नू जाति जात के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म करने की एक एफआईआर दर्ज कराई है। अभी मामला संज्ञान में है, एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। तो एक बार फिर से मरुधरा में महिला के साथ दरिंदगी हुई है। घर में घुसकर महिला के साथ रेप किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी ने रेप करते वक्त अश्लील वीडियो भी बनाया है और लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। तो हथियार के दम पर इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और मांग की गई है न्याय की। और जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर खाकी बेबस नजर आई। पुलिस कस्टडी से कैदी फरार होकर किया गया था। तो वहीं अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैदी को अस्पताल ले जाया गया उपचार के लिए, लेकिन वहां से जो कैदी था वो भागने में सफल रहा। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कैदी पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाता है। तो बड़ा सवाल पुलिस पर उठते हैं कि आखिर कैदी कैसे फरार हो गया। सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, पुलिस कस्टडी से इस तरीके से कैदी फरार हो जाता है, बड़े सवाल उठते हैं पुलिस पर। का बात करें तो जो रविवार को ये पंजाब निवासी 28 वर्षीय गुरजत सिंह है, इसको पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 5.5 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया था। सोमवार को यानी कल इसको जो मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान इसके साथ एएसआई धनाराम और 2 कांस्टेबल थे, लेकिन अस्पताल परिसर से जो कांस्टेबल को धक्का देकर ये भागने में कामयाब रहा। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जिस दौड़ के आधार पर पुलिस में भर्ती की जाती है, उस दौड़ में किस तरह से पुलिस फिसलती साबित हुई और अपराधी जो है तेजी से वहां से निकलने में कामयाब रहा है। ये माना जा रहा है कि हाईवे पर पहुंचने के बाद इसने किसी से लिफ्ट ली और वहां से फरार हो गया है। हालांकि नाकाबंदी करवाई गई है, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। जी प्रियंका। जी बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अजमेर जेल में मोबाइल का खेल लगातार जारी है। अजमेर सेंट्रल जेल में फिर से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि टॉयलेट की दीवार से डेटा केबल भी बरामद किया गया है। वार्ड के एक बैरक संख्या में 2 में मोबाइल रखा हुआ मिला है। तो जेल प्रशासन ने प्रकरण को दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लगातार जेल से मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं और प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इतनी खराब क्यों है कि जेल में लगातार इस तरीके से मोबाइल फोन मिल रहे हैं। तो अजमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से जेल से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकल ट्रेन के ठहराव सहित कई मांगों को लेकर कोटपुतली के हिरनोदा रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन को यात्रियों की कोई चिंता नहीं है और कोरोना काल में जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था उसे अब तक नहीं शुरू किया गया, जिससे दैनिक रेल यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर डीआरएम को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमारी मांगे पूरी करो, गरीब मजदूरों के साथ न्याय करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गरीब मजदूरों के साथ न्याय करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और अब बात दौसा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकराय में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ बदमाशों ने अस्पताल में पहुंचकर दवा वितरण केंद्र से नशे की दवाई ली,
तब डीडीसी पर कार्यरत फार्मासिस्ट ने दवाई ले जाने से रोका तो बदमाशों ने फार्मासिस्ट और वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मैं सर पेशाब करने के लिए चले गया था। इतनी देर बाद में आया तो शिकरा के कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती दवाई को भर के ले जा रहे थे। मैंने उनसे मना किया था तो मेरे से दियाली पे उतराए और मेरी मेडिसिन फैला दी पूरी हॉस्पिटल में आ गई। अब किसी पुलिस कर्मियों या अधिकारियों को बताया, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को? डॉक्टर गजराज जी ने को बताया था। और खबर 12 से है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी और सास ससुर के साथ मारपीट की। दरअसल शादी के बाद कुछ दिन बाद ही पति आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था। कुछ महीने पहले कांस्टेबल पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद पीड़िता अपने मायके में रहने लगी और पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि जब पीड़िता अपने माता पिता और भाई के साथ पारिवारिक न्यायालय में तारीख पेशी पर आई थी, वहां से लौटते वक्त एसपी कार्यालय के सामने उसके पति विपिन बैरवा समेत 3 लोगों ने पीड़िता के पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें पीड़िता के परिजनों को गंभीर चोटें आई हैं। यहाँ पे ना मेरी तारीख थी, हम तारीख पे आए थे। यहाँ पे तारीख का मामला मेरे केस चल रहा है, इसके ऊपर 125 का केस चल रहा है। मैंने मुकदमे दर्ज कर रखा है इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? मेरे हस्बैंड के खिलाफ। इसने मेरे विपिन बैरवा, इसने मेरे साथ जितने कानून में अपराध होते हैं ना, वो सारे अपराध इसने मेरे साथ कर रखे हैं सर, यहाँ है ना। और पुलिस वाले ऑन द स्पॉट उठा के मेरे को अस्पताल में भर्ती करके उठा के लेके गई मेरे को। फिर भी इस इंसान को है ना जेल में नहीं डाला, इसको दरखास्त नहीं किया, इसको नौकरी से नहीं हटाया। उधर कोटा के उद्योग नगर थाने में एक युवक के साथ मारपीट और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर को भीम आर्मी के शहर जिला अध्यक्ष अनिल बड़ोदिया को उद्योग नगर थाने में 2 जवान जबरन घर से उठाकर थाने ले आए और शराब के नशे में उल्टा लटकाकर मारपीट की और शख्स को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, लेकिन पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। आर्मी से अनिल बड़ोदिया जी को उद्योग नगर पुलिस वाले शाम को 4 बजे उठाते हैं बगैर कुछ किए हुए। किस जगह से? उद्योग वहाँ DCM से, प्रेम नगर से, और उठा के थाने ले जाते हैं। और रात को 12 बजे 2 पुलिसकर्मी दारू पी के नशे में सुरेश सिंह और सुरेंद्र और वीरेंद्र उनको रात को थाने के पीछे लोग वो ले जाते हैं और बुरी तरह उल्टा लटका के मारते हैं। मारने के बाद में आपत्तिजनक शब्दों यूज करते हैं। अगर उन दोनों पुलिसकर्मियों को वक्त रहते हुए 10 तारीख तक सस्पेंड नहीं किया गया तो 10 तारीख को हम पैदल मार्च यहाँ कोटा में निकालेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर है, जहां पर एसडीएम ऑफिस में संग्राम मच गया। सांचौर एसडीएम ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। नाराज वकील ने टेबल को तोड़ दिया। एसडीएम के हाथ से फाइल लेकर फाड़ दी गई। वकील ने एसडीएम को धमकी भी दी है, सांचौर में रहना है तो हमारे मुताबिक काम करो। तो वकील की ओर से एसडीएम को ये धमकी दी गई है। एक तरफा फैसले से ये वकील जो है वो नाराज था, तो राज्यकार में बाधा और धमकी और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया है। तो एसडीएम ऑफिस से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक वकील ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, टेबल तोड़ दिए और एसडीएम को धमकी भी दी गई। इसी मामले पर इस समय हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई सीधे जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये प्रियंका सांचौर के उपखंड कार्यालय का मामला है। ये जो न्यायालय परिसर है, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर
उपखंड अधिकारी जब सुनवाई कर रहे थे, इस दौरान एक नाराज वकील की ओर से किस तरीके से उत्पात मचाया गया और उसको पूरे प्रकरण को लेकर अब है मामला भी दर्ज कर दिया गया। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये चैम्बर है, यहाँ पर जो ये कांच है इसमें तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा धमकी भी दी है कि अगर सांचौर में रहना है तो हमारे मुताबिक काम करो। पूरा प्रकरण है प्रियंका, ये जो बताया जा रहा है कि एक तरफा सुनवाई से नाराज बताया जा रहा है वकील। उन्होंने कहा है कि हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा था। ऐसे में निश्चित तौर से ये जो तोड़फोड़ की गई है पूरे प्रकरण को देर रात को सांचौर पुलिस थाने में यहाँ के उपखंड अधिकारी है ओम प्रकाश चौधरी ने मामला दर्ज करवा दिया है। पूरा प्रकरण दर्ज होने के बाद अब पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है। तो बड़ी बात यह है कि किस तरीके से न्यायालय परिसर में इस तरीके से अगर जो है तोड़फोड़ की जाएगी तो भला कहां पर सुरक्षित रहा जा सकता है। प्रियंका, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रियंका जी बिल्कुल श्याम, बड़ा सवाल है। न्यायालय परिसर में इस तरीके के वारदात हो रहे हैं तो बाहर क्या होगा, इसके तो भगवान ही मालिक है। लेकिन श्याम, मामला दर्ज कर लिया गया है, अभी कुछ कार्रवाई की गई है आरोपी पर? देखिए, अभी तक मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने कहा है कि पूरा प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक मैं आपको ये कोर्ट परिसर का जो एरिया इसमें आपको दिखा दूं कि अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। पुलिस की ओर से कोई भी यहाँ पर जांच करने अभी तक नहीं आया है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ के उपखंड अधिकारी के ऊपर इस तरीके का जो कृत्य हो जाता है और उसके बाद में भी पुलिस जो है बेपरवाह होकर के जो है यहाँ पर अनुसंधान करने भी नहीं पहुंची है। जहां पर ये घटना हुई है वहां पर मैं मौके पे मौजूद हूं और ये देर रात की घटना है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ के उपखंड अधिकारी के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो भला आमजन कैसे सुरक्षित रहेगा। श्याम, एसडीएम के साथ बदसलूकी की गई है, उनके हाथ से पेपर छीनकर फाड़े गए हैं, क्या एसडीएम की ओर से कोई बयान आए हैं? देखिए प्रियंका, अभी तक एसडीएम है वो किसी भी तरीके से बात अभी तक नहीं हो पाई है, उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा है। लेकिन साफ तौर से जो पुलिस के अधिकारी है, यहाँ के जो थाना अधिकारी है, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि वो यहाँ पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एक वकील नाराज हो गया और उसने टेबल जो कहां से हमने न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखाया है कि जो टेबल पे एक कुछ भारी चीज मारी और वो जो कांच है वो तोड़ दिया और उसके बाद में जो है फाइल छीन ली गई। और दूसरा उनका ये भी आरोप है कि सांचौर में रहना है तो हमारे अनुरूप काम करो। इस तरीके की धमकी भरी जो है रिपोर्ट सांचौर पुलिस थाने में उपखंड अधिकारी की ओर से दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो उपखंड अधिकारी है वो हमें यहाँ पर मौजूद नहीं मिले। हो सकता है आवास पे हो, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है, जालौर से निकल कर ये घटना आ रही है जब यहाँ के उपखंड अधिकारी के साथ इस तरीके का करते हो जाता है। जी श्याम, बिल्कुल आप एसडीएम से बात करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन क्या अभी फिलहाल पता चल सका है कि एसडीएम साहब को किस बात पे इतना गुस्सा आ गया जो टेबल तक फोड़ दिया उन्होंने? देखिए प्रियंका, ये बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने जो न्यूज 18 से बात की, उन्होंने ये कहा है कि जो है यहाँ के उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान यहाँ के एक वकील है वो यहाँ पहुंचते हैं और उनका ये आरोप था कि हमारा पक्ष क्यों नहीं सुना जा रहा है, एक तरफा फैसला क्यों नहीं जा रहा है। ऐसे में वो नाराज हो गए, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद में जो कांच था उसके ऊपर कुछ जो है हमारा जो बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, पीसीसी ऑफिस में जनता दरबार लग चुका है। पीसीसी ऑफिस में जन सुनवाई शुरू कर दी गई है। मंत्री प्रमोद जैन भाया जन सुनवाई कर रहे हैं, तो इसके साथ ही मंत्री भंवर सिंह भाटी भी लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। तो जन सुनवाई में 2 महासचिव भी मौजूद हैं। जन सुनवाई में प्रदेश भर से तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर, आज पीसीसी ऑफिस में जनता दरबार लगाई गई है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कितने लोग पहुंचे हैं जन सुनवाई में? बिल्कुल, देखिए जन सुनवाई अभी कुछ ही देर में शुरू होगी। दोनों जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पीसीसी में। कुछ ही देर में जहाँ पर जो जन सुनवाई जो हॉल बना रखा है यहाँ पर वो आएंगे। आज खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है जन सुनवाई करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरियादी जो है वो पहुंचने लगे हैं। आप देखिए फरियादी पहुंचे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और यहाँ पर जो है वो अपनी समस्याएं बताएंगे मंत्रियों को कि किस तरह की उनकी समस्याएं हैं। और दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं फरियाद लेकर यहाँ पर। सप्ताह में 3 दिन जो है वो जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन जन सुनवाई होती है और रोस्टर से अलग अलग दिन हर दिन जो है वो 2 से 3 मंत्री जन सुनवाई करते हैं। इसके साथ ही
जो पीसीसी के पदाधिकारी होते हैं वो भी इस जन सुनवाई में सहयोग करते हैं। तो एक फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल करना पड़ता है, बाकायदा यहाँ पर काउंटर बनाया हुआ है कि वहाँ पर जो है वो फॉर्म भर के जो है किस तरह की समस्या है, और ये जो जन सुनवाई रखी गई है इसकी जो है पूरी मॉनिटरिंग भी जो है वो यहाँ पर की जाती है कि जो भी लोग आए जन सुनवाई में उनकी समस्याओं का कितना समाधान हो पाया, वो जो है वो पूरा मॉनिटर किया जाता है। और जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो क्यों उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया ये भी जो है वो बताना पड़ता है। जो फरियादी आए हों उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। हमारे जो मीटर में बिजली सप्लाई होती है जिस बॉक्स से, उसके एमसीबी खराब हो गए, हटा दिए उन्होंने और डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं। इससे कभी मीटर जल सकते हैं। हमारा कई बार कह चुके एएन साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके लिए मैं आया हूँ। अब उम्मीद है कि यहाँ मंत्री जी को अपनी फरियाद सुनाएंगे? उम्मीद है, भाटी साहब से उम्मीद है, मेरे को पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल दिनेश, जन सुनवाई की जा रही है और लोगों को उम्मीद भी है कि उनके जो समस्या है उसका निस्तारण हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से विकसित कर सकता है। हमें देश के कोने कोने से कुछ ऐसे युवा बच्चे मिले हैं जो हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में अपनी प्रतिभा से आपको विस्मित कर देंगे। और आज हम आपको अर्शदीप सिंह से मिलवाने वाले हैं। जालंधर पंजाब के रहने वाले 14 साल के अर्शदीप जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। अर्शदीप ने 2020 में फोटोग्राफी कैटेगरी में गोल्डन प्रोडिजी अवार्ड जीता। 6 साल की उम्र से फोटोग्राफी कर रहे अर्शदीप ने अभी तक देश विदेश की प्रतियोगिताओं में कई बार भारत का नाम रोशन किया है। बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक मेरा फर्स्ट कैमरा गिफ्ट करा था। फिर तब से मैंने फोटोग्राफी शुरू करी अपने गार्डन में। फिर मुझे मेरे को जंगल में लेके गए पहली बारी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। फिर तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे फोटोग्राफी करनी चाहिए। अर्शदीप को फोटोग्राफी की प्रेरणा अपने पिता और जाने माने फोटोग्राफर रणदीप सिंह से मिली। अर्शदीप अभी तक भारत के लगभग सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फोटोग्राफी कर चुके हैं। दुनिया भर के मशहूर जंगली इलाकों में फोटोग्राफी करना उनका लक्ष्य है। लंदन में पुरस्कार मिलने को वो अभी तक का अपना सबसे गौरवशाली पल मानते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता था, तो मैं लंदन गया था, तो उधर मुझे अवार्ड मिला था। उधर मैं बहुत सारे लोगों को मिला था, टिम लेमन, संदेश कंदूर। मैं अपने बहुत सारे मतलब इंस्पिरेशन से मिला था। बहुत अच्छा मूवमेंट था तब। अर्शदीप के कैमरे में कैद तस्वीरें देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कहते हैं ना, होनहार प्रतिभाशाली होने की कोई उम्र नहीं होती। अर्शदीप इसी तरह अनमोल पलों को कैमरे में कैद करते रहें, भारत का नाम रोशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते जान लेते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के आसपास फिशिंग अटैक्स में तेजी देखी गई है। फिशिंग दरअसल प्रतिष्ठित संगठनों से होने वाला दावा करते हुए फ्रॉड मैसेजेस भेजने का तरीका है। फिशिंग मैसेज या ईमेल की पहचान कैसे करें? नंबर 1, तुरंत पूरी की जाने वाली रिक्वेस्ट। फिशिंग अटैक रिसीवर के मन में घबराहट पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति संदेश की प्रामाणिकता की जांच करने से पहले ही कार्रवाई करता है। नंबर 2, खराब व्याकरण और गलत लिखे गए शब्द। फिशिंग संदेश अक्सर गलत या फिर खराब व्याकरण और गलत लिखे जाने वाले शब्दों के लिए जाना जाता है। तीसरा, बेमेल ईमेल पते की जानकारी। सुनिश्चित करें कि फॉर्म फील्ड में दिखने वाला ईमेल एड्रेस वही हो जो मेल के पीछे सूचीबद्ध है। चौथा, जेनेरिक सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन सामान्य होती है, ना कि कंपनी का सिग्नेचर।
5वां, अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट कंसर्निंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी भी कॉन्टैक्ट के भेजे गए लिंक पे क्लिक करने से पहले बेहद सावधान रहना चाहिए, खास तौर पर जब बातचीत उनकी ओर से शुरू नहीं हुई हो। असली परेशानी तब होती है जब यूजर लिंक पर क्लिक करता है या अटैक करने वाले के चाहने के मुताबिक एक्शन लेता है। हाउ डू आई कीप माई क्रिप्टो अकाउंट सिक्योर? तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। पहला गाइडलाइन है सेटअप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आपके खाते तक नहीं पहुंच सकता है। हमेशा अपने ब्राउजर के एड्रेस बार की जांच करना सुनिश्चित करें। दूसरा पॉइंट है संवेदनशील जानकारी किसी के भी साथ साझा ना करें। तीसरा पॉइंट, एक मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। वैसे तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर एक आसानी से पता लगाए जाने वाले पासवर्ड से आप हैकर्स के जाल में फंस सकते हैं। चौथा पॉइंट है रेसिपिएंट के एड्रेस की दोबारा जांच करें। यह भी जरूरी है कि आप रेसिपिएंट के एड्रेस की दोबारा जांच करें। रकम भेजने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है और इसकी वसूली भी नहीं की जा सकती है। स्कैमर से सावधान रहें। कई हैकर्स भरोसेमंद संस्थाओं के रूप में संवेदनशील जानकारी पाने के लिए धोखे से भरी तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। फिशिंग स्कैम्स में एक अटैक करने वाले खुद को एक भरोसेमंद यूनिट के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है ताकि आप उन्हें संवेदनशील जानकारी दे सकें, जिसका इस्तेमाल वो आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इसलिए यूजर्स को इससे बचने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने के 12 आसान तरीके हैं। पहला है बेसिक ब्राउजिंग और कंप्यूटर हाइजीन बनाए रखें। दूसरा पॉइंट है अपने सभी डिवाइसेस को लॉक रखें। तीसरा पॉइंट है सभी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। चौथा पॉइंट है कि कोशिश करें और जहां भी संभव हो 2FA सुनिश्चित करें। पांचवा पॉइंट है सुनिश्चित करें कि आप अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट है सुनिश्चित करें कि आप HTTPS साइटों पर ब्राउज करते हैं और जहां भी कोई संदेह हो तो सुरक्षा प्रमाण पत्रों की जांच करें। सातवां पॉइंट एड्रेस बार में लॉक आइकन देखें। आठवां पॉइंट है कि संदिग्ध फाइलों को डाउनलोड और एग्जीक्यूट ना करें। नौवां पॉइंट है केवल फाइल के नामों को ना पढ़ें, उनके एक्सटेंशन को भी समझने की कोशिश करें। 10वां पॉइंट है सुरक्षित ऐप स्टोर के बाहर से एप्स इंस्टॉल ना करें। 11वां पॉइंट है अप टू डेट रहें और विभिन्न साइबर हमलों के बारे में जानें। चौथा पॉइंट है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से बचें, वो सिस्टम इन्फेक्शन की पहली वजह हो सकते हैं। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।